नालंदा विश्वविद्यालय, इस नाम की ध्वनि ही हमें भारत की प्राचीन बौद्धिक धरोहर के दिल तक ले जाती है। ईस्वी सन 413 में गुप्त वंश के शासनकाल में नालंदा का जन्म राजगीर, बिहार की सुरम्य वादियों में हुआ। यह विश्व का एक ज्ञान का केंद्र बनकर उज्जवल हुआ, जिसे बाद में 11वीं सदी की त्रासद घटनाओं ने धुंधला दिया। ये परंपरागत शिक्षा का गढ़, मगध साम्राज्य के हृदय बिहार में स्थित, भारत का तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला ये ज्ञान किले शताब्दियों तक प्राचीन ईसा पूर्व से लेकर 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमण तक विद्या का केंद्र रहा। नालंदा ने तिब्बत, चीन, यूनान, फारस जैसे दूर दूर के देशों से छात्रों को बुलाया। पारंपरिक इतिहास गुप्त वंश का आधार बताता है। हालांकि हाल की उत्खनन कहानियां 1200 ईसा पूर्व से भी पहले इसकी शुरुआत इंगित करती है। अन्य सभी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की तरह नालंदा ने भी व्यवस्थित वैदिक शिक्षण पद्धतियों का पालन किया। उदार गुप्तों ने विश्वविद्यालय की नींव रखी और शक्रदित्य, संभवतः कुमारगुप्त आय द्वारा संस्थापक का शिलालेख दर्शाया गया। विद्यार्थी दूर दूर से आए और कुछ विदेशी राजाओं ने नालंदा के निर्माण में योगदान भी दिया। जैसे इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंश के राजा का उल्लेख उत्खननों में मिलता है। नालंदा केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान का पवित्र आश्रम था, जिसमें दवाहन मंदिर, कक्षाएं, ध्यान कक्ष, विहार, छात्रावास, झीलें और उद्यान कुल 8 परिसरों में विस्तारित थे। इसमें 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक अध्ययन करते थे। इस किले की शान था 9 मंजिला पुस्तकालय, जहां तपस्वी भिक्षु ग्रंथों की प्रतियां लिखते थे और विद्या की लौ प्रज्वलित करते थे। नालंदा ने छात्रावासों की व्यवस्था की, जिसमें 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक के रहने की सुविधा थी। देश विदेश से कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से छात्र आते थे। पाठ्यक्रम में महायान बौद्ध धर्म, वेद, तर्कशास्त्र, संस्कृत व्याकरण, चिकित्सा, सांख्य और अन्य विषयों का समावेश था। इतिहास कहता है कि चीनी यात्री इतिशिंग ने 675-685 ईस्वी में एक दशक नालंदा में बिताया और वहां की विशाल पुस्तकालय से 400 संस्कृत ग्रंथ, लगभग 5 लाख पदों को एकत्रित किया। तिब्बती विवरण बताते हैं कि यह पुस्तकालय एक अलौकिक महल सा था। धर्मगंज में स्थित 3 विशाल इमारतें रत्ननगर, रत्नोद्धि और रत्नरंजल सातत्य से ज्ञान स्थापित करती थी। इनमें प्रसिद्ध रत्न सागर एक 9 मंजिला परिसर था, जिसमें प्राणी प्रामिता, सूत्र और तांत्रिक ग्रंथ समाज गुह्य सुरक्षित थे। लेकिन दुखदायी घटना हुई। 1193 ईस्वी में मल्लुक, तुर्क आक्रमणकारियों ने, जो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में थे, नालंदा के किले की दीवारों को पार किया। बख्तियार एगो अवध सेनापति के अधीन था और बिहार सीमा पर 2 गांवों का प्रभारी बना। उन्होंने ये अवसर भांपकर बिहार में लूटपाट की और मान्यता प्राप्त की। उनके इसी सफलता से वे नालंदा की ओर प्रवृत्त हुए, जहां उन्होंने विशाल पुस्तकालय को जला दिया, जिसमें 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियां थी। तिब्बती दृष्टांत में पुस्तकालय 3 भवनात्मक था, जिसमें एक 9 मंजिला संरचना का जिक्र मिलता है। 3 महीने तक चली आग ने आसपास के पहाड़ों को राख के बादल से ढक दिया। फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज लिखते हैं, मोहम्मद बख्त यार दहते गेट के रास्ते से प्रवेश कर गढ़ कब्जा लिया और भारी लूट हासिल की। मलबों के बीच एक और सच उभरता है। नालंदा सिर्फ बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि हिंदू मतों और दर्शन का सश उद्धारक भी था। एएसआई के उत्खननों में हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिली, जैसे गौरैया स्थान से पोस्टगुप्त पाल काल की 18 कलाकृतियां, उमा, महेश्वर, सूर्य, विष्णु, चामुंडा, बुद्धोत्पत्ति और एक लिखित स्तूप, जो धार्मिक समन्वय की गवाही देती है। एक साधारण पत्थर की कुदाली, सेल्ट, जिसकी लंबाई
7.5 सेंटीमीटर है। सावित्री स्थान पर शिवलिंग के रूप में पूजी जाती रही। इस सांस्कृतिक समरसता ने जताया कि समय की बाधाओं के बावजूद विविधता बनी रही। 1235 ईस्वी में तिब्बती अनुवादक चाग लोत्सावा जब यहां पहुंचे तो उन्होंने क्षतिग्रस्त दीवारों और लुटेरों के निशान देखे। नालंदा के अंतिम दिन 90 वर्षीय शिक्षक रहरुला श्रभद्र ने लगभग 70 विद्यार्थियों की कक्षा को सिखाया, लेकिन तुर्क सैनिकों की एक भयंकर आक्रमण ने बाकी विद्यार्थियों को निर्वासन के रास्ते पर डाल दिया। फिर भी नालंदा की चिंगारी बुझी नहीं। एक थोड़े साधनों के बीच बौद्ध समुदाय ने 1400 ईस्वी तक जीवित रहने का प्रयत्न किया। अंततः चगालराज ने इसे पुनर्जीवित करने का अंतिम प्रयास किया। नालंदा के मंदिरों, विहारों और शिक्षा केंद्रों का विनाश प्राचीन भारतीय विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र और शरीर विज्ञान की चमक को खराश कर गया। लाखों पांडुलिपियां राख हुई। इसमें ज्ञान की अमूल्य धरोहर जलाई गई। अपने चरम पर नालंदा में 2000 से अधिक शिक्षक और 10,000 छात्र थे, जो भारत और उससे परे को शिक्षा देते थे। बिहार में ऐसे विहार शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संवाद के केंद्र थे। नालंदा की क्षति का मापन करना व्यर्थ है। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सभ्यता का अंत था। हजारों शिक्षक और छात्र अनायास मृत्यु को प्राप्त हुए और लाखों ग्रंथ धुएं में तब्दील हो गए। संस्कृत, जिसका प्रयोग शिक्षण और अनुसंधान के लिए किया जाता था, भी गहन चोट से बच ना पाया। भारत का जो नुकसान हुआ वो अवर्णनीय है। हम अब उस विशाल ज्ञान को समझ नहीं पाते जो कभी हमारा था। हालांकि इतिहास मोहम्मद गोरी के दिल्ली पर विजय 1192 को एक अहम मोड़ बताता है, लेकिन नालंदा की जलाई ने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हमारे अतीत का एक मार्मिक अध्याय है, जो याद दिलाता है कि ज्ञान की मशाल जब बुझ जाती है, उसे फिर से जलाना असंभव होता है। जब हम नालंदा के इतिहास की जड़ तक पहुंचते हैं, हम उस अंधकार को भी महसूस करते हैं जिसने इस विश्वविद्यालय को निगल लिया। लेकिन मिट्टी के भीतर अभी भी उस विद्या की चिंगारियां धुएं में उबलती है, हमें एक खोए हुए स्वर्णिम युग की याद दिलाती हुई।